लाउड बोलो, थोड़ा लाउड बोलो। हाँ, फिर उनकी तरफ देखती है, उनके ऊपर डालती है। बड़ी जल्दी नोट कर लिया आपने। चलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर फातिमा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ARY न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कादिर, जो कि पिछले 10 से 11 सालों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं। तो आइए आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम नूर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब्दुल कादिर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपने इस फील्ड का इंतखाब किस बुनियाद पर किया? देखो, स्टार्ट में बिल्कुल नई आइडिया था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ या जर्नलिज्म में आना चाहता हूँ। ये हादसाती तौर पे एक इंसिडेंट हुआ था बहुत शुरू में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इस फील्ड में आ गया, स्टडी करने लग गया, स्टडी के बाद भी एंड तक नहीं आइडिया था कि जर्नलिज्म में आ पाऊँगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्वाब ही रह जाता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। कुछ लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिल पाती, कुछ लोगों को फिर प्रॉपर जॉब नहीं मिल सकती, वो इस तरह सीखने सिखाने का हर स्टूडेंट को वो मौका नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और एंड टाइम पे उनको कैश किया। और फिर ARY न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया। जब कंप्लीट होगी स्टडी तो फिर इंटर्नशिप के लिए मैं आ गया था ARY में बैक इन 2011, और तब से लेके अब तक ये सिलसिला जारी है और आपके सामने रिपोर्टिंग हो रही है। अगर हादसाती तौर पर आप इस फील्ड में आए हैं तो कैसा तजर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। देखो, बहावलपुर जैसे शहर से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र एक मुश्किल था, चैलेंजेस भी बहुत आए। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये कोई बहुत आसान टास्क नहीं था। ऐसा नहीं था कि बहावलपुर की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ लिया और इस्लामाबाद के एक लीडिंग न्यूज़ नेटवर्क का आप हिस्सा बन गए। इसके पीछे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लाइफ की स्ट्रगल तो थी, लेकिन उसके बाद असल स्ट्रगल शुरू हुई जब इंटर्नशिप का टाइम शुरू हुआ। और बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, इसी बैच में इंटर्नशिप करने के लिए आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब निकलते गए उस बैच में से। तो आखिर में 2-3 लोग ही बचे, और इसमें आपको करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद उनको कोई बता देगा, कोई सिखा देगा और बस उंगली पकड़ के चलना सिखा देंगे और वो बन गए जर्नलिस्ट। ऐसा भी नहीं है। इस फील्ड में स्टार्ट में मुश्किलात आती हैं, सबको फेस करना पड़ती हैं, बिकॉज़ सीखने का असल मरहला मेरी नज़र में शुरू ही इंटर्नशिप के टाइम पे होता है। जो कुछ मैं यूनिवर्सिटी में सिलेबस में पढ़ चुका था, जो टीचर्स ने पढ़ाया था, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके टीचर्स जो शायद ये देख रहे होंगे इंटरव्यू, उनको भी चाहिए कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके आएँ, क्योंकि जो थ्योरीज़, जो फार्मूला, जो कुछ मैं पढ़ के आया था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थी, डिफरेंट सारा कुछ था। तो नए सिरे से चीज़ों को सीखना, मेहनत करना, इस फील्ड में आगे बढ़ना, ये एक काइंड ऑफ लेसन था। बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी बहुत शानदार था और हर दिन एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला। और आज तक ये सिलसिला जारी है, सीखने सिखाने का सिलसिला। अभी भी मैं नहीं ये समझता कि सब कुछ सीख चुका हूँ, हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। जब आप बहावलपुर से शहर दारुल हुकूमत में आए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन थोड़ा सा मुश्किलात वाला था स्टार्टिंग में, बिल्कुल, बिकॉज़ नया शहर था मेरे लिए। नई आइडिया था कि यहाँ पे कोई जान पहचान वाला नहीं है, यहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है। जो सीनियर्स थे वो भी उस तरह आपको नहीं बताते जिस तरह मुझे लगता है कि उन्हें बताना चाहिए। एक आध सीनियर के अलावा बाकी सब का रिस्पांस को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। प्लस फिर जो आपको यहाँ पे नए शहर में कुछ चीज़ें बेसिक चाहिए होती हैं आपको रहने के लिए, आपको ट्रैवलिंग के लिए, खाने पीने के लिए। एक पूरा इस्लामाबाद तो एक शहर ही ऐसा है कि एक्सपेंसिव शहर है वैसे भी, और बहावलपुर से एक यंग लड़के का अचानक से उठ के आ जाना ऐसे शहर में जहाँ पे कोई जान पहचान ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है। तो इब्तदाई दिन बड़े मुश्किल थे, बड़े कठिन थे। और ऐसे वक्त में जब आपके पास जॉब भी नहीं है, और मैं को बहुत ज़्यादा हाई फाई बैकग्राउंड से भी नहीं ताल्लुक़ रखता, तो इसलिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी और ठीक ठाक करनी पड़ी। लेकिन ये था कि इस स्ट्रगल का किसी से जिक्र नहीं किया कभी। बस जो मुश्किल फ़ेज़ आया वो खुद से उसको चैलेंज समझ के फ़ेस कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पे बैक किया। मुझे बड़ा याद है वो टाइम, बिल्कुल शुरू का, जब 12-12, 14-14 घंटे, बल्कि 16-16 घंटे तक भी कोलीग्स के साथ काम किया, जस्ट इसलिए कि मेरे पास और कुछ था ही नहीं करने के लिए। ना मैं कहीं, मेरे कोई दोस्त थे, ना मैं कहीं पे जाके कोई टाइम स्पेंड कर सकता था, ना कोई और चीज़ थी। तो जो कुछ भी था वो बस यही था। या तो मैं ये सब कुछ छोड़ के वापस चला जाता, घर चला जाता, फिर कोई अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करने का सोचता।
लेकिन इस फील्ड में रहते हुए मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल वही फील्ड है जिसकी तरफ मैं आना चाहता था, जिसकी तरफ मैं कभी सोचता था। हालांकि प्लान कुछ नहीं था, बट लग रहा था कि ये मेरे माइंड के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, चैलेंजेस से भरपूर था, लेकिन अभी जब मैं रिकॉल करता हूँ सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि वो सब नौजवानों को शायद कहीं ना कहीं लाइफ के उस स्टेज पे महसूस करनी पड़ती है या वो उनसे गुजरते हैं। आपको इस जॉब के दौरान कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ का मौका मिला और क्या मुश्किलात पेश आईं? देखो, मुश्किलात तो काफ़ी पेश आई। जैसे मैंने बताया कि हर स्टेज पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आपके सामने आते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली। जितनी मुश्किलात थी उससे डबल ट्रिपल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और इस मीडिया की फील्ड में मैंने देखा है ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस करके कि ऐसा बहुत कम हुआ कि बिल्कुल जूनियर मोस्ट रिपोर्टर को बिग ऑफिसेज़ कवर करने का मौका दिया हो या उनकी मैनेजमेंट ने इतना ट्रस्ट किया हो उनके ऊपर कि ठीक है आप इतने बड़े ऑफिसेज़ को रिपोर्ट कर सके, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे रिपोर्टिंग के दौरान इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात यानी पीटीआई को कवर करने का मौका मिला। अपोजिशन का जो सबसे बड़ा एक तरह से लीडर था इमरान खान, उसको बहुत करीब से रिपोर्ट करने का, देखने का, वो जो एक मूवमेंट थी उनकी, धरना था 126 दिन का, वो कवर करने का मौका मिला। आपने मुश्किलात का पूछा, कोई 28 दिन तक उस धरने की रिपोर्टिंग के दौरान मैं घर नहीं जा सका था और 17-18 घंटे तक मुसलसल रिपोर्ट करना पड़ रहा था। सिर्फ चंद घंटे ऐसे मिलते थे जिनमें सिर्फ आप नैप ले सकते थे, थोड़ा बहुत जाके आप सो सकते थे, वो भी पास ही कोई गेस्ट हाउस अरेंज कर दिया था कि हम घर भी नहीं जा सकते थे। और वो मेरा ख्याल है सीखने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम था कि इतना अपने करीब से देखा इन पॉलिटिकल चीज़ों को। और फिर वो वक्त भी आया जब जूनियर मोस्ट रिपोर्टर को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करने का मौका मिला। हालांकि हर चैनल में जो चैनल का सीनियर मोस्ट रिपोर्टर होता है वो कवर करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, बिकॉज बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, हसास नौयत का काम है। इसमें बहुत सारे इदारों की आपको एक टाइम पे रिपोर्टिंग करनी होती है। तो वो मौका भी मिला और मैंने करीब से देखा कि पावर कॉरिडोर्स में काम किस तरह से होता है, किस तरीके से हुकूमत चलती है, किस तरीके से अपोजिशन चलती है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा और अंडरस्टैंड कर सका वो चीज़ें जो आम लोग इस सिस्टम से बाहर रहते हुए नहीं कर पाते हैं, आम रिपोर्टर्स भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़ास रिपोर्टर हो, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन ये है कि जो बाकी रिपोर्टर्स हैं उनकी नेचर ऑफ जॉब थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, लाइक फील्ड रिपोर्टिंग या कल्चरल रिपोर्टिंग हो गई या आम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। लेकिन ये जो पावर कॉरिडोर्स की रिपोर्टिंग है ये एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था, इसने बहुत कुछ सिखाया है। जैसा कि आपका इस फील्ड में काफ़ी तजर्बा है, तो सहाफ़त और सियासत को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सियासत में आपके पास थोड़ी लिबर्टी ज़्यादा है, आप अपनी राय का बहुत खुल के इजहार कर सकते हैं। आप थोड़ा मतलब चीज़ों को उस तरह से आपको नहीं करना पड़ता जिस तरह सहाफ़त में रहते हुए आपको अपनी एक पाबंदी है हम पे कि हम अपनी राय का उस तरह से इजहार नहीं कर सकते जिस तरह से करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि रिपोर्टर के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड मिलती है। उस बेसिस पे हम अपना बेहतर तबसरा तज्जिया कर सकते हैं और बेहतर एक राय लेने की, एक स्टैंड लेने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन यहाँ पर सहाफ़त को इस तरह से समझा जाता है कि रिपोर्टर को बायस्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी एक साइड पर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल अपनी एक। और अगर रिपोर्टर को लगता भी है कि यार ये चीज़ गलत है, स्टिल रिपोर्टर नहीं जा सकता कि ये वो गलत है और ये ठीक है। हमें ये बाउंड कर दिया गया है कि आपको बिल्कुल बायस नहीं होना, अनबायस्ड रह के आपको बस धीमे सी बात करनी है, ना उधर का ना इधर का। बट मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको करनी चाहिए बात उस नॉलेज की बेस पे जो नॉलेज आपके पास है। क्या हमें न्यूट्रलिटी सूट करती है? मेरा नहीं ख्याल कि करती है, बिकॉज जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, आप देख रहे हैं, आपके पास बैकग्राउंड पूरा नॉलेज है, उस बेस पर आपने लोगों को बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि बैकएंड पे ये हो रहा है। लेकिन अगर आप रिपोर्टर से या जर्नलिस्ट से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अनबायस्ड होकर आपको स्टोरी बताए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको क्लियर पिक्चर समझा सकेगा। इसलिए जो सियासतदान है वो खुल के बड़े धूम धड़के से बात करके चला जाता है। हमारे पास वो मार्जिन नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे पास भी वो लिबर्टी होनी चाहिए कि हम जो देखा है, जो सुना है, उसको एज़ इट इज़ लोगों को बताएं कि जनाब ये हो रहा है। होता भी है, लोग बताते भी हैं, बट स्टिल एक बार हमारे ऊपर रहता है कि देखें जी आपने उसकी साइड नहीं ले ली, उसकी साइड, तो इसमें थोड़ा सा फंस जाता है। चूँकि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कवर कर रही हैं, तो उसके क्या स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं?
देखिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स तो नहीं है, जिस तरह बाकी सबको कवर किया जाता है बिल्कुल उसी तरह, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लोगों को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करने वाला रिपोर्टर है तो इसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोटोकॉल मिलता होगा। ये रिवाज माजी में रहा है। कुछ रिपोर्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को या बिग ऑफिस को कवर करते रहे हैं, उन्होंने मराहत हासिल की हैं, कुछ ने माली मराहत हासिल की हैं, कुछ ने किसी और किस्म की मराहत ली हैं। ये एक रिकॉर्ड है और हिस्ट्री रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हुआ। इस बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो सारा माहौल नहीं था जो पहले हुआ करता था। इस बार सहाफ़ियों के भी वो मज़े नहीं थे और हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऑफिस संभाला तो उन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव एक लॉन्च कर दी। उसके पेश नज़र तो ना तो कोई सहाफ़ी अय्याशी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके, खाना पीना भी कोई नहीं, चाय का कप भी नहीं, बिस्किट भी नहीं, तो ये सारा कुछ रहा है। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर होता है कि आपके लिए एक ऑनर की बात होती है कि आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कवर करते हैं। इससे ज़्यादा ऑनर चाहिए भी नहीं, इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल और चाहिए भी नहीं। हम प्राइम मिनिस्टर के साथ बैरून मुल्क दौरों पर भी जाते रहे हैं, तो सारा जो ख़र्चा था वो पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो हम खुद बर्दाश्त कर रहे थे। हम खुद से मुराद कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बर्दाश्त कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो सरकारी ख़जाने के ऊपर कोई बोझ था या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हमें कोई अय्याशी करा रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये रीत रिवाज माजी में था, अब ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन अब चूँकि रजीम चेंज हुआ है तो नेक्स्ट क्या पॉलिसी है वो देखना भी बाकी है। 2011 से अब तक कवरेज का तजर्बा आपको हासिल है, क्या वजूहात हैं कि इमरान खान अपनी हुकूमत पूरी नहीं कर पाए? देखिए इसकी एक से ज़्यादा रीज़न्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बहुत थिन मेजॉरिटी जो उनके पास थी वो एक बड़ी रुकावट था। वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं ये सोचते थे, ये समझते थे कि उनके पास मैंडेट होने के बावजूद वो पावर, वो इख्तियार नहीं है जो उनको पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनाता। तो बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ जब उन्हें कोई कानून साजी करने का मरहला दरपेश आता तो वो नहीं कर पाते थे। अगर कौमी असम्बली से कोई बिल मंजूर कराना तब भी मसाइल, इसके बाद सेनेट से कराना तब भी मसाइल, तो फिर बहुत सारे कंप्रोमाइज़ उनको करने पड़े। तो एट द एंड अभी यहाँ तक पहुँचने के बाद भी उनको ये लगता था कि वो शायद इस सिस्टम में अपने आप को उस तरह से फ़िट नहीं समझते जिस तरह से, या फ़िट का लफ्ज़ नहीं, मतलब अपने आप को वो उतना स्ट्रॉन्ग और नहीं समझते कि जिसके पेश नज़र वो सारे इक़दाम कर सकें जो उनके मंशूर का हिस्सा था, जिस तरह से वो पॉलिसी लेके चलना चाहते थे। और दूसरा जो मेन रीज़न थी वो उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जो कुछ जगहों पर पसंद नहीं की जा रही थी, और वो था उनका एक फर्म स्टैंड। जो चीज़ के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया था कि मैं ये नहीं होने दूंगा, जिसके ऊपर उनका ये स्टैंड था कि एब्सोल्युटली नॉट है, कुछ जगहों पर वो स्टैंड निगेट हो रहा था और उनकी इस बात को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश हो रही थी, बैरूनी सतह पर भी और अंदरूनी सतह पर भी। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे नॉलेज में है, इंफॉर्मेशन में है, लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रॉपर फोरम के जहाँ पर मैं ये बता सकूँ। बट एट द एंड कंक्लूजन इसका ये है कि एक से ज़्यादा रीज़न्स थी। कुछ लोगों ने अपने ज़मीर बेचे, ये एक रीज़न हो सकती है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो टॉपल कर दी गई। लेकिन जो मेन एक पॉइंट था वो उनका अपने स्टैंड पे कंप्रोमाइज़ ना करना था, जो उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए था, और एब्सोल्युटली नॉट वाला वो एक मेन पॉइंट है जब उनकी गवर्नमेंट को हटाए जाने की प्रॉपर मनसूबाबंदी हो चुकी थी कि ये बंदा अब हमारे काबू नहीं आ रहा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको हटाना बहुत ही आसान था क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी बहुत थिन थी। 8-10 लोगों को इधर उधर करने से उनकी हुकूमत गिर सकती थी, तो वही हुआ। क्या आपको लगता है कि इमरान खान को जलसे जुलूसों से हटकर आइंदा आने वाले इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए? देखो मेरे ख्याल में ये जो जलसे जुलूस है ना, यही तो इंतखाबात की तैयारी है। इंतखाबात की तैयारी इन जलसे जुलूसों के बगैर मुमकिन ही नहीं है, और अगर वो इस वक्त सड़कों पर निकले हैं तो वो नए इंतखाबात की तैयारी के पेश नज़र ही निकले हैं। उनका ये मानना है कि मई एंड तक या इसके आसपास कहीं नए इलेक्शन होने ही होने हैं। उसकी रीज़न बड़ी ऑब्वियस है क्योंकि पंजाब में एक आइनी बहरान जैसी सूरत हाल है। उनके जो मुनहरिफ अरकान जो उन्हें छोड़ के अपोजिशन के साथ जा मिले हैं वो किसी भी वक्त डी सीट हो सकते हैं, नाअहल हो सकते हैं। उसके बाद ना वो मेजॉरिटी अपोजिशन के पास रहेगी ना इनके पास रहेगी, हुकूमत के पास, जिनकी बेसिस पर पंजाब में हुकूमत बनती है। तो पंजाब में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जब आप हुकूमत चला ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। और फिर जब वो सिचुएशन पैदा होगी तो इमरान खान के पास एक बहुत बड़ा उनका कार्ड है कि वो जो KP असम्बली है वो भी डिज़ोल्व कर दें। तो जब पंजाब और KP असम्बली दोनों ख़त्म हो जाएं
प्लस आपके 126 लोगों ने फेडरल से भी इस्तीफ़े दे दिया, यानी कौमी असम्बली से भी रिज़ाइन कर दिया, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा हुकूमत के पास कि वो फिर भी हुकूमत चलाती रहे। तो एट दी एंड होने तो इलेक्शन ही है। तो इसलिए इमरान खान को भी ये पता है कि दूर की बात नहीं है, बहुत जल्द इलेक्शन हो जाने, इसलिए वो पब्लिक में निकले। और आपने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो हुकूमती जमात के लोग हैं वो भी निकले हुए हैं, उनको भी ये पता है कि अब इलेक्शन होने ही होने हैं। आपके मुताबिक कौन सी क्वालिटीज़ एक अच्छे जर्नलिस्ट में होनी चाहिए? जर्नलिस्ट में एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि वो अपने जो शोबा है उसके साथ लॉयल रहे, डिसऑनेस्ट किसी सूरत नहीं होना चाहिए, अपने आप से भी नहीं होना चाहिए कि यार जो आप लोगों को बता रहे हो, अगर आप जहनी तौर पर ये समझ रहे हो कि जो आप बता रहे हो वो गलत है, तो ये आपकी सबसे बड़ी बदध्यानती है। अगर आपको ये लगता है कि आप जो बात लोगों तक पहुंचा रहे हो, बता रहे हो, वो 100% ठीक है, ऑथेंटिकेट की हुई है, वैलिड है और आपको अच्छे सोर्सेज से पता चल गया, तो फिर आप लोगों को बताएं। बिकॉज़ ये चीज़ मैं ख़ुद पर भी अप्लाई करके देखता हूँ कि जब कोई ख़बर, कोई चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ तो मुझे ये मेरे भार होता है मेरे ऊपर कि ये कम से कम लाखों लोग एट वंस और उसके बाद करोड़ों लोगों तक ये चीज़ जानी है, ये चीज़ सोशल मीडिया पर आनी है, वायरल होनी है। बहुत सारे लोग इसको टीवी स्क्रीन्स पर लाइव देख रहे होंगे, पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी देख रहे होंगे, फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर आएगी तो और लोग भी देखेंगे इसको। तो मेरी बताई हुई चीज़ इतनी कंफर्म और वैलिड होनी चाहिए कि मुझे लाखों लोगों के सामने शर्मिंदगी ना हो। तो एक एक चीज़ बताते वक्त, लिखते वक्त मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही होती कि यार ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ जर्नलिस्ट की एक आध खबर गलत हो जाए तो चले मार्जिन, आपको दूसरी हो जाए तब भी ठीक है, आपकी 3-4 खबरें अगर बाउंस हो गई, गलत हो गई, तो लोगों का आपसे एतबार उठ जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप कोई चीज़ बता रहे हो लोगों को, तो लोगों को आप में ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि यार अगर ये बंदा चीज़ बता रहा है तो इसका मतलब ये ठीक ही बता रहा होगा। तो वो जो ट्रस्ट मैं विन करना चाहता था वो मैंने किया इसी वजह से। और दूसरी बात जो जर्नलिस्ट में होनी चाहिए, जो मेन क्वालिटी इससे भी बढ़कर, वो ये कि उसके स्ट्रॉन्ग सोर्सेज होने चाहिए। बिकॉज़ आपके और बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है, और वो सोर्स अगर आप डेवलप ना कर सके तो फिर आप रिपोर्टिंग में नहीं आ सकेंगे। बिकॉज़ फिर तो कोई भी बंदा कोई भी बात कर ले। असल चीज़ तो यह है कि पावर कॉरिडोर्स के बंद कमरों में होने वाली मीटिंग्स में क्या हुआ, लोग वो जानना चाहते हैं। 1-on-1 मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, लोग वो जानना चाहते हैं। तो वो जानने के लिए आपके स्ट्रॉन्ग सोर्सेज होने चाहिए, और उन सोर्सेज को डेवलप करना और उनको प्रोटेक्ट करना, ये एक अच्छे रिपोर्टर की सबसे अहम खूबियाँ जो उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब्दुल कादिर, आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं जो कि आम लोगों को ना पता हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आम लोगों को नहीं पता। हम तो अपनी डेली लाइफ रूटीन उस तरह से शेयर नहीं करते, ऑल्दो कि मैं व्लॉग वगैरह तो डेली करता हूँ, बट उसमें सारा पॉलिटिकल चीज़ें आती हैं। तो जर्नलिज्म में इतना टाइम हो गया, हर दिन एक नया चैलेंज, एक नया सिनेरियो होता है, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। समटाइम्स आप सोचते हो कि ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, एक दफ़ा मैं अमेरिका था खान साहब को कवर करने के लिए, तो बिल गेट्स को आना था इमरान खान से मिलने के लिए। वो एक बड़ा फ़नी सा इंसिडेंट हो गया था, मैं वही बता देता हूँ आपको। तो जिस होटल में इमरान खान रुके हुए थे, उस होटल का एक साइड मतलब डोर जो था वो दूसरी साइड पर था और एक इस साइड पे था। तो हमें ये था कि बिल गेट्स किसी भी वक्त आ सकता है, तो उसकी फुटेज बन जाए, रिकॉर्ड हो जाए। तो हमें ये था कि वो बहुत बड़े लंबे लाव लश्कर में आएगा। बिल गेट्स वॉज द रिचेस्ट मैन दैट टाइम, के वो आया, इमरान खान से मिलने आ रहा है, तो कोई बहुत बड़ा काफ़िला आएगा उसका। तो हम पूरी तरह अलर्ट बैठे हुए थे। मेरा एक जो कोलीग रिपोर्टर था वो होटल के उस पार और मैं इस पार, और हम फ़ोन पे बातचीत भी कर रहे थे। और मेरे पास एक बैग था जो मैंने यूँ पहना हुआ था एक साइड पे, उसमें मेरा माइक था, उसमें कैमरा वगैरह जो चीज़ें इक्विपमेंट मुझे चाहिए था वो था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर इतनी सख्त सिक्योरिटी है, इतनी सख्त है। इस जगह पे जहाँ पे हम बैठे हैं आपको कोई देखने वाला 1-2 बंदों के अलावा नहीं मिल रहा, ऐसी सूरत हाल वहाँ पर थी। लेकिन हर जगह से निगरानी हो रही थी, हर जगह से। वो मुझे बाद में पता चला। तो बिल गेट्स आए पैदल चलते हुए, जैसे नॉर्मल कोई शख्स आया, ऐसे चलते हुए आए और वो अंदर एंटर हो गया। और हमें पता भी नहीं चला कि बिल गेट्स आया इमरान खान से मिलने के लिए, और वो होटल के अंदर एंटर भी हो गया। तो मीनवाइल मेरी अपने रिपोर्टर से फ़ोन पे बात हो रही है, एंड ही सेड कि यार मुझे माइक चाहिए, तुम्हारे पास माइक है? तो अब आप देखो मेरा एक्सप्रेशन देखो, मैंने यूँ फ़ोन पे बात की और मैंने यूँ अपना बैग खोला और मैंने देखा कि हाँ है, मेरे पास है माइक।
तो ही सेड कि यार मुझे दे जाना इधर। मैंने कहा यार बिल गेट्स का कोई पता नहीं, जैसे आया ऐसे निकल के भी ना चला जाए, तो मैं इधर ही हूँ, आप वहाँ से किसी को भेज दो। वहाँ से उसने अपने दूसरे रिपोर्टर को भेजा। अब मैंने यूँ बैग खोला, माइक निकाला और मैंने उसको दे दिया। वो जैसे मैंने किया ना, तो वो मुझे तो पता नहीं, तो नेचुरल एक्शन था, मुझे नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा वहाँ पे सीक्रेट सर्विस वाले देख रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उसको हैंड ओवर किया माइक, तो सारे सीक्रेट सर्विस वाले आ गए और उन्होंने आके वहाँ पे मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा जेंटलमैन, क्या निकाला है आपने यहाँ से और क्या है आपके पास कोई असला है, क्या है? तो वो एकदम मैं डर गया कि ये क्या हुआ। तो जिस तरह अमेरिकन पुलिस का एक सिस्टम होता है, उन्होंने सब ने आके मुझे उन्होंने मेरा चेकिंग वेकिंग करना शुरू कर दिया। मेरे पास कार्ड्स वगैरह थे UN जनरल असम्बली सेशन के भी और बाकी सब भी, मेरा अपना ID भी सब कुछ। मैं उन्हें बता रहा था कि आई एम हेयर टू कवर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड दिस एंड दैट। तो उनको लगा कि जैसे उन्होंने पूछा कि वे यू फ्रॉम, तो मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो जैसे मैंने पाकिस्तान का बताया, प्लस मैंने ये बताया कि मैं इमरान खान को कवर करने के लिए यहाँ पर हूँ, तो उनको लगा कि ये कोई हाई वैल्यू टारगेट करने के चक्कर में यहाँ पे बंदा है। तो वो थोड़ा सा टाइम जो था ना, वो बड़ा अजीबोगरीब सा हो गया था। वो ऐसा था जैसे शायद मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे कहीं। मैं मेंटली तौर पे डर गया था कि मुझे यहाँ से ले गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर लेके गए हैं। तो खैर वो कुछ 10-15 मिनट उनके साथ जब मैंने उनकी बिल्कुल तसल्ली करा दी कि मेरे पास कार्ड्स है, मेरे पास ID है, मेरे पास हर चीज़ है, तो फिर जाके उनकी जब वो मेरे फ़ोटोग्राफ बनाने लग गए कि ये जैसे किसी वो उसको पकड़ना लिया हो किसी टेररिस्ट को, तो वो ये इंसिडेंट हुआ था। तो खैर वो हो गया था, सॉर्ट आउट हो गया था। ऐसे कई इंसिडेंट पाकिस्तान में भी हुए आगे पीछे। ये रिपोर्टिंग लाइफ का हिस्सा आपके साथ ऐसा रहता है। अब्दुल कादिर, आप खुद को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? 5 सालों का प्लान तो खैर अल्लाह को पता है कि कहाँ पर होना है। 5 साल बाद मेरी प्लानिंग साथ साथ ही चलती रहती है। वैसे बहुत सारे लोगों की ओपिनियन थी कि मुझे अब रिपोर्टिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, कोई 10 साल 11 साल तो हो गए, अब एंकरिंग की तरफ जाना चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पर भी ये दिल है और मैं उसके लिए शायद कोशिश करूँ। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एंकरिंग कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। न्यूज़ कास्टिंग मेरा दिल था करने का, उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी थी। मेरा अपना ही जो इदारा है उन्होंने ये कहा कि अगर आप न्यूज़ एंकरिंग में आना चाहते हैं तो आप ऑडिशन दीजिए, हम आपको अपने साथ अकोमोडेट करेंगे। लेकिन मैंने जब अपने सीनियर से बातचीत की, साबिर शाकिर हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे जब मैंने इस बारे में पूछा तो उनकी ये राय थी कि एक बंद कमरे में आप 8 घंटे तक के लिए टेलीप्रॉम्प्टर पर देख कर पढ़ी चीज़ें बता दोगे लोगों को, तो उससे कोई इतना आपका जो कैरियर है वो आगे नहीं जाने वाला, बल्कि यहाँ से जो आपने सीखा है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। तो उससे बेहतर है आप एंकरिंग वाली साइड पे अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं। तो मैं देख रहा हूँ अगर उस सिलसिले में कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आई विल डू दैट। और बाकी 5 साल बाद, और मेरा ख्याल है रिपोर्टिंग की फील्ड और कैरियर बनाने वाला एक लंबा मरहला था, ये अभी कंप्लीट हुआ। अब लाइफ का एक नेक्स्ट स्टेप भी है जो अपनी निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक है, वो भी शुरू करना है। तो इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे। तो अगले 5 साल भी काफ़ी टफ होने वाले हैं। बतौर सहाफ़ी आप मीडिया स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मीडिया स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, मेंटली आप अपने आप से पूछ लें कि आप ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस जो आपकी लाइफ में आएगा, इसको हैंडल करने के लिए मेंटली रेडी हैं या नहीं। बिकॉज़ ये फील्ड ऐसी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से निकले और अगले दिन आप किसी भी इदारे के जर्नलिस्ट बन गए, ऐसा नहीं है। इस फील्ड में कम से कम आपको 8-10 महीने की बैक टू बैक एक स्ट्रगल पीरियड आपको आना ही है, फेस करना पड़ेगा, और उसे बोलते हैं इंटर्नशिप टाइम। मैं ज़ाती तौर पे इस सिचुएशन से गुज़र चुका हूँ और अपने इन 10-11 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुज़रते देखा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा तगड़ा सोर्स नहीं है इस जॉब के लिए, तो इंटर्नशिप ही वाहिद रास्ता है जो आपको इस फील्ड में कम से कम एंटर होने का एक मौका दे सकता है। तो जब आप उस मौके को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे ठीक से, और आपको लगेगा कि आप किसी चैनल में गए हो, चैनल तो आपको कुछ दे ही नहीं रहा, ये तो आपको कौन सा पैसे देता है, तो आपने तो लेना है इंटर्नशिप लेटर, आए ना सही, आपको इंटर्नशिप लेटर तो दे ही देना है इदारे ने। तो अगर आपने वो 1 महीने का टाइम, 2 महीने का या 3 महीने का टाइम मिस कर दिया, तो आपका कैरियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये सोचकर अपना आप इस फील्ड में लगा दें कि आपने ना तो कोई तनख्वाह लेनी है, ना किसी ने आपको कोई अप्रिशिएट करना है, ना कहीं से कोई फीडबैक आना है, बस आपने काम करना है और काम करना है, दैट्स इट।
12 घंटे भी करना है, 14 घंटे, 16 घंटे, जितना मौका मिले उतना करना है। इस फील्ड में कोई आपको ना उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा, ना आपको कोई बताएगा। ये मेरी बात आप बेशक अपने ज़हनों में बिठा लें कि 8-10 महीने का टाइम आपने देना है कि मैंने जान मारनी। एक बार आप ये करके देखें, फीडबैक आपको मिलेगा। अगर आपने ये ना किया और ये समझ लिया कि कुछ फ़ायदा नहीं है आने जाने का, यहाँ कौन सा कोई पूछता है, तो बस फिर ख़त्म, फिर आपका नहीं कुछ हो सकता। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए।